अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माली साल 2022-23 का बजट पेश किया जा चुका है और इस बजट को लेकर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा तवक्कात ये थी कि इंतहाई मुश्किल हालात में बहुत सख्त बजट होगा, क्योंकि IMF की जो प्रायर कंडीशंस हैं वो पूरी करनी थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से। और फिर हमने देखा कि बजट जो है वो बड़ा मिक्स एंड मैच रहा। इसमें चीखें उस तरह से नहीं निकली अवाम के हवाले से। अगर बात की जाए तो कहीं पे रिलीफ भी इसमें देखा गया, और जो बात की जा रही थी कि अब दौलत के इर्तिकाज का रुख जो है वो गरीबों आपके अमीरों से बढ़ाकर दौलतमंदों से बढ़ाकर गरीबों की तरफ किया जा रहा है। बहरहाल ये कहने की बातें, क्योंकि हुकूमती कैंप जो है वो इसी तरीके की बातें करेगा। अपोजिशन ने खुल के इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है। और ये किस तरह का बजट है, क्योंकि अब तक इसके ऊपर कमेंट्री भी की जा रही है और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हमने ज़हमत दी है साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब डॉक्टर वकार मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा 2023 का जो बजट है, क्या ये गरीब परवर बजट कहेंगे आप इसे, क्या आप इसे इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट कहेंगे, या आप इसे ग्रोथ ओरिएंटेड कहेंगे, या फिस्कल अगर स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें, सिर्फ माली इस्तेहकाम के हवाले से बात करें, तो किस तरह से कैटेगराइज करेंगे आप इस बजट को? डॉक्टर साहब देखिए इमरान साहब, आप जो इस्तेलाह इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं कुछ न कुछ आपको उसके मुताबिक मिल जाएगा बजट में। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जो मुल्क को सूरत हाल दरपेश है उसमें एक सबसे अहम तरीन जो जाविया है जो हमारे नजर में होना चाहिए वो यही है कि क्या ये बजट IMF के प्रोग्राम की बहाली का नकीब होगा या नहीं। और इस सिलसिले में मेरा तज्जिया चंद दिन पहले मैंने किया है, आज आपके अखबार में छपा है, वो ये है कि मुझे खदशात हैं। और कल बाकायदा जो IMF की नुमाइंदा हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है कि बजट के अंदर जो इक़दाम उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं और दोनों जानिब रेवेन्यू साइड पर भी और एक्सपेंडिचर साइड पर भी मजीद इक़दामात की जरूरत होगी। डू मोर की कॉल है सर, डू मोर की कॉल है। देखिए, कह सकते हैं आप डू मोर की कॉल है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि देखिए बुनियादी तौर पर 6th रिव्यू हुआ फरवरी के अंदर, $1 बिलियन मिले और पिछली हुकूमत ने जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसको शाया किया, उसको साइन किया और उसके तहत जो है ये बजट आना था। तो इसमें से जो IMF से तयशुदा शराइत हैं वो तो एक तरह से पहले से मालूम है, उसमें कोई नया अंसर नहीं है। जो नया अंसर है वो मार्च के अंदर जो एक अचानक एक रिलीफ पैकेज आया और पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो 10 रुपए बढ़नी चाहिए थी 10 रुपए कम कर दी गई, और साथ में ये भी ऐलान कर दिया गया कि जून तक ये ऐसे ही रहेगी, कुछ भी होता रहे आलमी मार्केट के अंदर जहां से ये दरामद करते हैं। और फिर बिजली की भी 5 रुपए कीमत कम की गई। तो डॉक्टर साहब, लेट इट बी वेरी क्लियर कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने अवाम को रिलीफ किया, ये जो रिलीफ हुए वो बात कर रहे हैं वो 6th रिव्यू के प्रोग्राम में कमिट कर चुके थे कि ये प्राइसेस जो है उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, पास ऑन किया जाएगा। दोनों चीजें, क्योंकि अभी IMF की तरफ से जो मसला आया उसमें भी ये कहा गया कि आपने डेविएशन किया, आपने अपनी बात से अपने वादों से इनहिराफ किया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त एक पॉलिटिकल मूव की थी जिसका बाद में मईशत को खमियाजा भुगतना पड़ा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये तो लिखा हुआ है, यानी कि वो जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आप जमानत देते हैं कि जनाब हम मईशत से मुतालिक कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो तयशुदा जो हमारे अहदाफ हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो, सिवाय इसके कि आपसे हम पहले से मशवरा करेंगे और आपके मशवरे को सामने रखते हुए ये कदम उठाएंगे। तो ये उससे तो मतलब बज़ाहिर उससे टकराता है ये कदम। और फिर ये कि ये जो नई हुकूमत आई इसने भी तजब्जुब का इजहार किया और 2 महीने तक कुछ नहीं किया और बहुत मतलब जल्दी से 6 दिनों के अंदर अंदर
यकदम 30-30 रुपए। मैं समझता हूं कि अगर इन 2 महीनों में 4 फोर्टनाइट्स गुजरी जिनके अंदर आप अगर ये काम करते तो 7.5 रुपए करके जो है आपको पहले रेवेन्यू भी ज्यादा मिलता उन महीनों, उन पंद्रहवाड़ियों का, और नुकसान भी कम होता और लोगों पर असर भी कम होता। लेकिन एकदम से ये जो हुआ है, और फिर ये कि मुश्किल यही है कि अभी आपने अगर कल सुना हो आईकैप के फंक्शन में वजीर खजाना ने कहा है कि डीजल पे अभी 56 रुपए बाकी हैं और 30 के करीब पेट्रोल पे बाकी हैं। तो ये तो सिर्फ कॉस्ट रिकवरी की बात है, वो अभी जिक्र ही नहीं आ रहा पेट्रोलियम लेवी जो माशाल्लाह 750 अरब रुपए बजट में रखी गई है। तो वो मतलब IMF उसका शेड्यूल मांगेगा और कहेगा कि बताइए कब कब आप लगाएंगे ये पेट्रोलियम लेवी। शायद वो 50 रुपए, उस 30 से 50 रुपए उसका रेट कर दिया गया है। ठीक। और फिर सेल्स टैक्स होगा। डॉक्टर साहब एक वजाहत चाहूंगा क्योंकि अब बात चल रही है, मैं बीच में आपसे पूछूं, आपने कहा कि 56 रुपए डीजल के ऊपर, अब पेट्रोल के ऊपर आप कितना कह रहे हैं? 30 रुपए। ओके, दूसरी चीज ये कि 750 अरब अब इन्होंने पीडीएल रखी है, किया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर के बजट जो रवा बजट है इसमें भी 600 अरब की ये बात थी और उसमें से सिर्फ 139 बिलियन 139 अरब ही जमा कर पाए थे। तो ये तो एक बहुत खुशकुन, एक एग्जैजरेटेड फिगर नहीं रखी इन्होंने सामने, ये कैसे कर पाएंगे? देखिए, मतलब यानी कि जब IMF का प्रोग्राम हो रहा है तो उस मौके पर तो वो हर एक बात को कुरेदते हैं और हर बात का जो है वो बुनियाद तलाश करते हैं कि जनाब इसको जवाब बताइए आप, और इसकी क्या बुनियाद है, क्या मफरूजे हैं, और फिर मतलब उनका जायजा लेकर फैसला करते हैं कि इसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये 750 अरब रुपए का जो आपने अंदाजा लगाया है, ये तो इस पे तो गुफ्तगू होगी और सब गुफ्तगू होगी। ठीक, मजीद आगे बढ़े सर। रेवेन्यू साइड को अभी हम देख रहे हैं, FBR रेवेन्यूज। देखिए, FBR रेवेन्यू में सबसे बड़ा मसला तो पहले यही आ रहा है कि आपने 6172 का मेरे ख्याल में रिवाइज्ड एस्टिमेट होना चाहिए था, लेकिन आपने 6100 किया। चलें, मान लिया 6100 है। अब 6100 से 7004 या अगर आप 60 भी कर रहे हैं तो ये 16.7% की ग्रोथ है, जबकि 16.5% का तो 11.5% का इन्फ्लेशन और 5% की ग्रोथ। तो मतलब यानी कि टैक्स टू GDP रेशो तो वहीं खड़ा रहेगा जो अभी है। तो लिहाजा ये भी एक बात होगी जिस पर IMF जो है वो खुश नहीं होगा। जो ज्यादा अहम बात है सर वो ये है कि IMF वो के हम भी, जब मैं था तो इस बात पे हमें एतराज था, वो कह रहे थे कि पर्सनल इनकम टैक्स में रिफॉर्म करेंगे, 13 स्लैब्स हैं, इनको कम करके 6 पे लेकर आए, और जितना टैक्स आ रहा है मिसाल के तौर पे 120 बिलियन रुपए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको 300 बिलियन पे लेके जाइए। तो दुगने से भी ज्यादा जो है वो आपसे इजाफा मांग रहे थे। तो इस पे हमारी तरफ से भी मज़ाहमत थी कि भाई इतना नहीं कर सकते और इतना टैक्स बढ़ाएंगे हम, तो पर्सनल इनकम टैक्स जिसमें सैलरी क्लास भी आती है उनके ऊपर दुगना बर्डन हो जाएगा। अब कमाल की बात हुई है कि इसको बजाय इसके कि इस तरफ कुछ कदम आप आगे बढ़ाते, आपने पीछे की तरफ कदम ले लिया। जो 120 बिलियन आ रहे थे उसमें से 47 बिलियन का मजीद रिलीफ दे दिया आपने पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर। तो ये तो मतलब ये जो आपने लिमिट बढ़ा दी, आपने जो 12 लाख तक की जो हद कर दी, आप उसके बारे में बात कर रहे थे। सर आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो भी हुकूमत को बचाना पड़ रहा है यहाँ पे, आगे कुआं पीछे खाई, बड़ी मुश्किल में इस वक्त हुकूमत है इन आदाब के तय करने और उसको आगे लेकर चलने में? सर देखिए, मतलब यानी कि ये तो आपने ऐसे कॉर्नर्स कट किए हैं जिससे आपका कोई भला नहीं होगा। यानी या तो आप कह दीजिए कि भाई हमें IMF नहीं चाहिए, जो भी हम पर उस्ताद गिरे वो हम कबूल करेंगे। लेकिन कल आपने देखा जिस तरह से आईकैप के फंक्शन में उन्होंने IMF के प्रोग्राम की बरकत और उसकी अहमियत वगैरह पर रोशनी डाली है। फयूज़ व बरकत तो साफ है कि
کہ وہ مطلب اس سے کمیٹڈ ہیں اور وہ اس کو ڈیلیور کریں گے. لیکن سر مطلب یہ کیا ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا؟ اب اگر یہ جیسا IMF کی نمائندہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا، تو کیا یہ بجٹ منظوری سے پہلے پھر مزید ترامیم کریں گے یا بجٹ منظور ہونے کے بعد ان سے مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دوحہ سے واپسی ہوئی ہے تو یہ شاید مطلب جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھانے میں تذبذب ہو، وہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی پرائس، لیکن باقی باتوں پر تو اتفاق ہو گیا ہوگا. تو یہ جو پرسنل انکم ٹیکس کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ میرے خیال میں محل نظر ہیں IMF کے پروگرام کے نقطۂ نظر. آگے بڑھیں گے سر، آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ قوم بڑی کنفیوز ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور شوکت ترین صاحب کے اسٹیٹمنٹس کو لے کر اباؤٹ دس سبسڈی. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کے لیے عوام کو ریلیف دے کر کے گئے تھے، جون تک پرائسز جو ہیں ان کو وہ کر کے فریز کر کے. دوسرا مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ وہ بلینک چیک وہ دیکھے گئے تھے کہ جب اس کو آپ کیش کرانے جائیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں. ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ہیڈ میں رکھ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم اس کی اسٹریٹجی طے کرتے. یہ جبکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریونیو اتنا جمع کر لیا تھا کہ ہم اس وقت اس قابل تھے کہ ہم اس ریونیو سے اس کو فائننس کرتے. اصل حقیقت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میرے پاس بھی جو حکومتی اعداد و شمار ہیں ان تک رسائی نہیں ہے اور میں نے بھی صرف دونوں طرف سے بیانات سنے ہیں. ترین صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے اس کی فائنینسنگ کر دی تھی اور مفتاح صاحب کا یہ کہنا کہ ہمیں تو کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں ملی ہے. اور پھر اب آپ کے سامنے جو بجٹ کا ڈیفیسٹ کا نمبر آیا ہے وہ تقریباً وہی ہے 5400 کے قریب جس کا ذکر کر رہے تھے مفتاح صاحب. اور اس میں شاید تھوڑی سی جب وہ ایکچوئل نمبرز آئیں اس میں مزید بڑھوتری ہوگی. تو لہذا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ خرچے زیادہ ہوئے ہیں اس نسبت سے جو کہ 21-22 کا بجٹ دیتے وقت. سر لاسٹ منٹ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ بات، کیا یہ اس وقت بجٹ میں جو فکس ٹیکس ریجیم لے کر آیا گیا ہے ٹریڈرز کے لیے، اس سے جو ڈاکومنٹیشن کی ڈرائیو پاکستان میں چل رہی تھی اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، اس کو دھچکا پہنچا ہے اس وقت ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف سے؟ دیکھیں میں ذرا دو باتیں اس میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ اسکیم پہلے سے موجود ہے اور تقریباً تمام بجلی کے بلوں پر جتنے کمرشل کنیکشنز ہیں وہاں سے فکسڈ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ کون سا دوسرا گروہ ہے جس کے اوپر یہ ٹیکس لاگو ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ CNIC کی شرط واپس لی جیسا کہ خبریں ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا IMF کے ساتھ، کیونکہ یہ 2019 میں اس کو شامل کیا گیا تھا جب پہلا بجٹ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی جو ہے وہ بالکل آڑے آ رہی ہے. میں آگے چل کے بھی پروگرام آپ کے ساتھ اس کرنا چاہوں گا. ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت ہے کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.